देखो यंत्र, ठीक है, हमने यंत्र के लिए क्या पढ़ा था? स्वस्तिक यंत्र, संदंश नाड़ ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शिलाका यंत्र, उपयंत्र, है ना। स्वस्तिक यंत्र कितने पढ़े थे हमने? 24। संदंश यंत्र 2, इसको ऐसे ही लिखते रहो, ठीक है। संदंश यंत्र ओनली 2 इन नंबर, ताल यंत्र 2 इन नंबर, नाड़ी यंत्र 20, शिलाका यंत्र 28, उपयंत्र 25, ठीक है। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शिलाका, उपयंत्र रिस्पेक्टिवली 24, 2 नाड़ी यंत्र 20, शिलाका यंत्र 28, उपयंत्र 25। स्वस्तिक यंत्र का साइज 18 अंगुल, संदंश यंत्र का साइज 16 अंगुल, ताल यंत्र का साइज 12 अंगुल। बाकी नाड़ी यंत्र, शिलाका यंत्र, उपयंत्र कितने उन्होंने बताया? यथावश्यक, यथा दीर्घाणी, यथा परिणामी, अपनी युक्ति के अनुसार है, यथावश्यक है। साथ ही लिखना मूल नाड़ी यंत्र आचार्य डलन ने बोले 12, आचार्य डलन ने कहा मूल नाड़ी यंत्र 12 है, बाकी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कितना बताया उन्होंने। मूल नाड़ी यंत्र होते हैं 12। नेक्स्ट स्वस्तिक यंत्र, ये स्वस्तिक आकार दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऐसे होते हैं। बीच में जो हमने पढ़ा था मसूर आकृति कील, मसूर आकृति मतलब बीच में कील लगा होता है, ऐसी सीजर भी होती है ना। अगर साइड साइड से स्वस्तिक हटा दिया जाए, सीजर को कभी पूरा खोल देना, क्रॉस शेप बनती है सीजर, जो कैंची होती है, बीच में कील होता है। जो ऐसी शेप के होंगे वो सारे स्वस्तिक यंत्र की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मसूर आकृति कील, कील होता है मसूर आकृति का बीच में। फंक्शन क्या है स्वस्तिक यंत्र का? अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम उपदिश्यते, अस्थि प्रदेश में शल्य चला जाए उसको निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है स्वस्तिक यंत्र का, इतना सा याद रखना, ठीक है। अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम उपदिश्यते। नेक्स्ट वन इज द संदंश यंत्र, दो प्रकार के, सनिग्रह अनिग्रह, विद हैंडल विदाउट हैंडल। फंक्शन क्या था इसका? त्वक मांस सिरा स्नायु शल्य उदाहरणार्थम, त्वचा प्रदेश से, मांस प्रदेश से, सिरा प्रदेश से, स्नायु प्रदेश में यदि कोई शल्य चला जाए उसको निकालने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ लिखना अष्टांग हृदय ने संदंश यंत्र की दो प्रकार की और क्लासिफिकेशन बताई, सनिग्रह अनिग्रह तो बताया ही, दो और बताए। एक तो बोला 6 अंगुल लंबा संदंश, ठीक है, 6 अंगुल लंबा संदंश यंत्र, 6 ए फॉर अंगुल। इसका फंक्शन बताया सूक्ष्म शल्य, सूक्ष्म शल्य उपपक्षम नाम, ठीक है, सूक्ष्म शल्य निकालने के लिए। और उपपक्षम नाम का क्या मतलब है यहाँ पे? पक्षम किसको बोलते हैं? आईलैशेस को, ठीक है। तो आईलैशेस निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसका उपपक्षम नाम। नेक्स्ट वन इज मुचुंडी यंत्र, नेक्स्ट चुंडी, मुचुंडी यंत्र सूक्ष्म दंत ऋजु मूले रुचक भूषणम, लिखना इसको सूक्ष्म दंत ऋजु मूले रुचक भूषणम, ठीक है। इसका यंत्र कर्म में प्रयोग नहीं है, ठीक है, आभूषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसा दिखता है ये बोलिए? है सूक्ष्म दंत ऋजु मूले रुचक आभूषणम, भूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना इसको। सर ये बात संदंश यंत्र में ही पता है। हाँ हाँ संदंश में बताया है, ठीक है। अब ये लिख लो, कल अष्टांग हृदय से यंत्र चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। कल अष्टांग हृदय से यंत्र चैप्टर कर लेंगे तो वहां से सारा हो जाएगा एक बार क्लियर। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर आचार्य वाग्भट ने इन दोनों को ही माना है, मतलब 4 माने संदंश? नहीं, उन्होंने 4 कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है 4 कुछ भी, उन्होंने संदंश अंदर बोला। फिर संदंश का वर्णन करते करते साथ में बोला, उन्होंने ये भी नहीं बोला 2 होते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला 6 अंगुल लंबा संदंश यंत्र होता है, ठीक है, जिसका कार्य है सूक्ष्म शल्य उपक्षमाणाम, सूक्ष्म शल्य निकालने के लिए, और उपक्षमाणाम उसको निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक मुचुंडी नाम का उप संदंश यंत्र,
ठीक है, जो कैसा दिखता है, सूक्ष्म दंतरी जो मूले रुचक भूषण, आभूषण में, ठीक है, आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं जिसको। 4 नहीं माने उन्होंने। नेक्स्ट वन इज द ताल यंत्र। ताल यंत्र मत्स्य तालु आकृति, मछली के तालु के जैसा दिखता है ये ताल यंत्र, मत्स्य तालु आकृति। ठीक है, कैसा दिखेगा ये मत्स्य तालु आकृति, ये भी एक ताल द्विताल पढ़ा हमने। फंक्शन क्या है इसका, कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम हरणार्थम, कान में, नासा में, कर्ण की नाड़ी में, नासिका नाड़ी में कोई शल्य फंस गया हो, उसका आहरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताल यंत्र का। कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहरणार्थम। कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहरणार्थम इस ताल यंत्र है। नेक्स्ट वन, नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र के लिए हमने क्या पढ़ा, अनेक प्रकारानि अनेक प्रयोजनानि एकतो मुखानि उभयतो मुखानि च। अनेक प्रकारानि अनेक प्रयोजनानि एकतो मुखानि उभयतो मुखानि च। क्या काम है इनका, इनका फंक्शन है स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम, किसी स्रोत में शल्य चला गया उसको निकालने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि नाड़ी यंत्र का प्रयोग केवल नाड़ी ही करना है, ठीक है ना, नाड़ी यंत्र के साथ ताल यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई कर्ण में शल्य चला गया हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, कान में कर्ण के साइज की नाड़ी डाल के जो द्विताल 2 स्पून जैसी शेप का यंत्र होगा, है ना, उसको बीच में डाल के एक्सटर्नल बॉडी को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ट्रैकिया एंडोस्कोपी करनी है ट्रैकिया की, उसके लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। कान की एंडोस्कोपी करने के लिए, ये सब नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आते हैं, रोग दर्शनार्थम, ठीक है। नाड़ी की सहायता से यदि निकाल लेंगे तो स्रोतों शल्य उदाहरणार्थम, आचूषणार्थम सक्शन क्रम के लिए, स्टमक वॉश के लिए, है ना, जो डेंटिस्ट के पास जाओ तो फिलिंग करवाने के लिए, तो वो भी एक सक्शन पाइप मुंह में डाल के रखता है, आचूषणार्थम, ये सब नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आएंगे। क्रिया सुकार्यार्थम, हम कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इजी हो जाए, क्रिया सुकार्यार्थम। साइज कितना है इसका, स्रोतो द्वार परिणामी, जितनी स्रोतों की मोटाई है उसके अनुसार नाड़ी बना लेते हैं। यथा योग दीर्घानी च, और अपनी ही सुविधा के अनुसार इसकी लेंथ एंड ब्रेथ होती है, यथा योग दीर्घानी च। फिर देखो शलाका यंत्र, जिसके लिए स्पेसिफिकली लिखवा रहा हूं आपको मैं। शलाका यंत्र अपि नाना प्रकारानि नाना प्रयोजनानि, फिर उपयंत्र, है ना, ये उपयंत्र। आचार्य वाग्भट ने इनको उपयंत्र ना बोलते हुए अनुयंत्र बोला, मीनिंग सेम है दोनों का। आचार्य वाग्भट ने उपयंत्र नहीं बोला, अनुयंत्र बोला, अनुयंत्र, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर है जो शस्त्र विधि, उसमें अनुशस्त्र पढ़ेंगे हम, ठीक है। अनुशस्त्र और उपयंत्र और अनुशस्त्रों में से 4 कॉमन होते हैं, ठीक है, 4 कॉमन है जो अनुशस्त्र में भी लिखे गए, उपयंत्र में भी लिखे गए। वो है नख, अंगुली, शार और बाल। नख, दांत में कुछ फंस जाता है, नाखून से बाहर निकाल लेते हैं हम, है ना, तो उस समय वो एज यंत्र काम कर रहा है, ठीक है। यदि नाखून से कहीं पे इंसिजन देना हो तो वहां पे वो शस्त्र का काम कर रहा है। अंगुली, शार, बाल, नख, अंगुली, शार, बाल एक्ट एज बोथ है, दोनों में वर्णन किया गया इनका, उपयंत्र में भी और अनुशस्त्र में भी। आचार्य वाग्भट ने 4 एक्स्ट्रा बोले हैं जो कि सुश्रुत ने नहीं बोले। आंतर काल पाकभय,
अब आप बोलोगे कि सुश्रुत ने उपयंत्र 25 बोले, वाग्भट ने 19 बोले। अब सुनो मेरी बात, आचार्य सुश्रुत ने यंत्र बोले 101, आचार्य सुश्रुत ने यंत्र बोले 101, यंत्र 101 होते हैं। आचार्य वाग्भट ने यंत्र बोले असंख्य। आचार्य वाग्भट ने कोई काउंटिंग नहीं बताई, उन्होंने बोला असंख्य होते हैं। लिख लेना, आचार्य वाग्भट ने यंत्र असंख्य बोले हैं, असंख्य। ठीक है, तो ये ऐसे ही टेबल वगैरह नहीं बनाने, सभी के बाद आदि आदि लिखा है वाग्भट ने। ठीक है, वाग्भट का जो अनुयंत्र का श्लोक है उसमें 19 का नाम लिखा है स्पेसिफिकली। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ही यंत्र असंख्य बोले हैं। अच्छा, यंत्र के क्रम कितने हैं? 24। ठीक है, 12 दोष। भागवत वाला मत लिखना, सिर्फ इतना लिखना, यंत्र के 24 क्रम है, 12 दोष है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? शल्य यदि दृश्य हो, बाहर से दिख रहा हो, तो सिंह मुख आदि यंत्र की सहायता से निकालना है। यदि गूढ़ शल्य हो तो कंक मुख आदि यंत्र की सहायता से निकाल लेंगे। प्रधान यंत्र कंक मुख यंत्र प्रधानतम हस्त है, ये सबसे पहले बोला था। प्रधान यंत्र इज कंक मुख यंत्र और प्रधानतम इज हस्त, प्रधानतम हस्त। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बोलना था जब हमने नाड़ी यंत्र पढ़े थे कि अर्श यंत्र बगंदर, अर्श नाड़ी बगंदर यारी कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर में कहीं नहीं आया। ठीक है ना, सिर्फ आया कि इनके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर में कहीं नहीं आया। तो अलग अलग जहाँ पर जगह पर, यहाँ पर सुश्रुत संहिता में आएगा, तो वो वहीं वहीं पर उसी को, नाड़ी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वाग्भट ने इन सब चीजों को उसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया। लिख लेना साथ साथ। सबसे पहले कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी, कंठ में शल्य चला गया, उसको देखने के लिए कोई नाड़ी का प्रयोग करेंगे तो क्या है, उसको बोलेंगे कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी। साइज इसका होता है 10x5, 10 अंगुल लंबी 5 अंगुल चौड़ी, कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी। ठीक है, याद रखना, 10 अंगुल लंबी 5 अंगुल चौड़ी। सैंग्रवानी द अंगुली त्रापक, 4 अंगुल का, 4 अंगुल का अंगुली त्रापक। इसके दोनों साइड पे छिद्र होता है, आगे भी पीछे भी, द्विविध छिद्र। ठीक है, दिखता कैसा है? शेप इज लाइक गोस्तनाकार, गाय के स्तन के जैसा द्विविध छिद्र गोस्तनाकार है। अंगुली त्रापक की द्विविध छिद्र गोस्तनाकार है। नेक्स्ट वन, योनि व्रणेक्षण यंत्र, योनि व्रणेक्षण यंत्र। सोलह अंगुल का, योनि प्रदेश में व्रण होने पर क्लींजिंग करने के लिए, मेडिसिन एप्लीकेशन के लिए योनि व्रणेक्षण यंत्र 16 अंगुल का। श्रृंग नाड़ी, श्रृंग कहते हैं सिंह को, श्रृंग कहते हैं सिंह को, है ना। श्रृंग नाड़ी, जो भी जानवर होते हैं ना, गायें भैंस, जिसके सींग होते हैं, वो सींग अंदर से होल होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको भी श्रृंग नाड़ी बोलते हैं। श्रृंग नाड़ी यंत्र 16 अंगुल लंबा, 3 अंगुल चौड़ा। ठीक है, तो जो आगे चित्र होना सर चाहिए इसके, उसका साइज। हाँ, सर 18 लिखा है, आपने 16 बोला। सॉरी, 18, 18 ही आएगा, गलत हो गया। 18 अंगुल लंबा, 3 अंगुल चौड़ा। ठीक है, लंबाई 18 अंगुल, चौड़ाई 3 अंगुल, 18 × 3, 18 × 3।
ठीक है, इसका छिद्र कैसा होगा श्रृंग नाड़ी का? सिद्धार्थक छिद्र। सिद्धार्थक इसको बोलता है, सरसों का दाना होता है ना, उसको सिद्धार्थक बोला जाता है। ठीक है, सिद्धार्थक छिद्र। अच्छा, अब हम और पढ़ेंगे कि जो उत्तर बस्ती पुरुषों को दी जाती है, ठीक है, चरक संहिता दिशा में पढ़ेंगे, जो पुरुषों को उत्तर बस्ती दी जाती है उसका छिद्र का प्रमाण भी सिद्धार्थक छिद्र ही होता है, और जो स्त्रियों में उत्तर बस्ती देते हैं उसके छिद्र का प्रमाण मुदक छिद्रवत होता है। जो उत्तर बस्ती पुरुषों में देती है उसका छिद्र सिद्धार्थक छिद्र होता है, जो स्त्रियों में देते हैं वो मुदक छिद्रवत होता है। ठीक है, श्रृंग नाड़ी 18x3, इसका छिद्र सिद्धार्थक छिद्र। जो पुरुषों को उत्तर बस्ती देते हैं उसका साइज भी सिद्धार्थक छिद्र होता है, जो स्त्रियों में उत्तर बस्ती देते हैं उसका साइज मुदक छिद्र होता है। नेक्स्ट वन इज द शल्य निर्घातिनी नाड़ी। शल्य निर्घातिनी नाड़ी 12x3 अंगुल। शल्य निर्घातिनी नाड़ी द्वादश अंगुला चतुर्थ सुशिरा, मतलब 12 अंगुल लंबी। और चतुर्थ का क्या मतलब है? 12/4। ठीक है, जितनी लंबाई है उसका 1/4, मतलब कितना हो गया? 12/4 इज इक्वल्स टू 3, 3 अंगुल चौड़ी। ये कोटेशन आई थी एक बार, द्वादश अंगुला चतुर्थ सुशिरा, तो समझना इसका मतलब है 12 अंगुल लंबी चतुर्थ सुशिरा, जितनी लंबाई है उसका 4th पार्ट। ठीक है, देखने में कैसी है? पद्म कर्णिकाया, कमल के फूल की कर्णिका के जैसी, पद्म कर्णिकाया। नेक्स्ट वन इज द अर्श यंत्र। गोसनाकार द्विछिद्र, गोसन के जरा दिखता है, आगे पीछे छिद्र होता है। पुरुषों के लिए इसकी लंबाई है 4x4x5 अंगुल, 4 अंगुल लंबा 5 अंगुल चौड़ा। स्त्रियों में 4x6, 4 अंगुल लंबा 6 अंगुल चौड़ा। ये ऐसे ही है, इसकी लेंथ कम है चौड़ाई ज्यादा है, याद रखना। गोसनाकार द्विछिद्र पुरुषों में 4x5 अंगुल, स्त्रियों में 4x6 अंगुल। नेक्स्ट वन इज द शमी यंत्र। ठीक है, शमी यंत्र इज सेम टू सेम लाइक अर्श यंत्र, लेकिन इसमें कोई छिद्र नहीं होता। आता क्वेश्चन, अर्श यंत्र के समान कौन सा यंत्र है? शमी यंत्र है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कि शमी यंत्र में कोई छिद्र नहीं होता, अर्श यंत्र में 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, शमी यंत्र का क्रम है अर्श प्रपीड़नम, अर्श को प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए अर्श प्रपीड़नम शमी यंत्र। अर्श प्रपीड़नम शमी यंत्र। नेक्स्ट वन इज द बगंदर यंत्र। बगंदर यंत्र, बगंदर यंत्र सर्वथा सर्वथा अपनेद ओष्ठम, सर्वथा अपनेद ओष्ठम छिद्राद ऊर्ध्वम। सर्वथा अपनेद ओष्ठम छिद्राद ऊर्ध्वम। नेक्स्ट वन इज द घ्राण यंत्र। ठीक है, स्याद बगंदर यंत्रवत। बगंदर यंत्र के जैसा दिखाई देता है, कौन सा यंत्र? घ्राण यंत्र। बगंदर यंत्र के समान दिखाई देता है ये घ्राण यंत्र। अर्बुद अर्श सामेक छिद्रा।
लिखना इसको अर्बुद अर्श सामेक छिद्रा ठीक है। ग्राण में अर्बुद अर्श होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक छिद्र होता है इसमें, साइज क्या है इसका 2 अंगुल लंबा, प्रदर्शनी उंगली के समान चौड़ा। जितनी चौड़ाई प्रदर्शनी उंगली की होती है उतना होता है ये। नेक्स्ट वन इधर नाड़ी व्रण यंत्र। नाड़ी व्रण यंत्र अर्थात व्रण यंत्र में यदि नाड़ी का प्रयोग करते हैं वो 6 अंगुल लंबा। नाड़ी व्रण यंत्र वुंड होने पर नाड़ी व्रण नाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं 6 अंगुल लंबा। ठीक है। नाड़ी व्रण यंत्र के लिए ही बोला भागवत ने। द्विद्वार नलिका, जो नलिका होगी आगे से पीछे दोनों साइड से ओपन होगी, द्विद्वार नलिका। पिच नलिका, पिच नलिका किसको बोलते हैं? जैसे पिच कहते हैं मोर के पंख को, जैसे मोर का पंख होता है बीच से फुल होता है, वैसे ही होनी चाहिए नलिका। द्विद्वार नलिका, पिच नलिका। नेक्स्ट वन इज तुम्बी यंत्र। दीप्तो अंत श्लेष्म रक्त हृत। तुम्बी यंत्र दीप्तो अंत श्लेष्म रक्त हृत। इसके देखना, इसकी लंबाई में बता रहे हैं, या तो 12 अंगुल लंबा होगा या 18 अंगुल लंबा होगा, और चौड़ाई इसकी या तो 3 अंगुल चौड़ा होगा या 4 अंगुल चौड़ा होगा। 12 अंगुल लंबा या 18 अंगुल लंबा, चौड़ाई इधर 3 अंगुल या फिर 4 अंगुल। ठीक है। नेक्स्ट वन है घटी यंत्र। तुम्बी यंत्र के जैसा घटी यंत्र, लेकिन काम क्या है घटी यंत्र का? गुल्म विलयन उन्मने। गुल्म को विलयन करने के लिए, गुल्म को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गुल्म चिकित्सा में पढ़ेंगे, चार्य चरक ने वर्णन किया है। घटी यंत्र का प्रयोग करना है। ठीक है। गुल्म विलयन उन्मने। ठीक है। ओ न म नको ए उन्मने। गुल्मों को विलयन करना, विलयन मतलब दबाना, वहीं पे बिठा देना, उन्मयन प्रेस करना। घटी यंत्र का प्रयोग करेंगे। लास्ट लिखो शलाका 28, फिर खत्म है ये। थक तो नहीं गए? ठीक है, बस 5 मिनट लिखेंगे, इसको भी लिख लो शलाका को। ठीक है। हमने पढ़ी शलाका 28 है, तो इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है एक। तो क्या है वो ऐसे लिखना, शलाका का नाम, कौन सी शलाका की क्या संख्या है, क्या क्रम है और आकार। शलाका कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? गंडूपद मुखी शलाका, फर्स्ट वन इज द गंडूपद मुखी। टू इन नंबर, गंडूपद मुखी 2 होती हैं, और इनका क्रम क्या है? एशियन क्रम करती हैं। एशियन मतलब प्रोबिंग, है ना। गंडूपद मुखी शलाका 2 होती हैं और एशियन क्रम करती हैं। ठीक है। व्हाइट इज कॉल्ड गंडूपद मुखी, क्योंकि केंचुए के मुख के जैसी होती हैं ये। जो केंचुआ होता है उसके मुख के जैसी होती हैं ये। दूसरी है सर्पफणमुखी। सर्पफणमुखी ये भी 2 होती हैं। ठीक है। ये व्यूहन करती हैं, इनका क्रम है व्यूहन क्रम। ठीक है। व्हाइट इज कॉल्ड सर्पफणमुखी, क्योंकि सांप के मुंह के जैसी होती हैं ये। थर्ड वन इज छरपुंख मुखी। जो छरपुंखा प्लांट होता है ना, तो छरपुंखा जो होता है
उसकी एक स्पेशलिटी होती है, शरपुंखा का जो पत्ता होता है ना, आप शरपुंखा के पत्ते को दोनों एंड से पकड़ना, कभी भी कॉलेज में भी लगा हुआ है, शरपुंखा के पत्ते को दोनों एंड से पकड़ना और उसको खींचना। कभी भी पत्ता टूटेगा तो एरो शेप बनता है सेंटर में, ठीक है, हमेशा एरो शेप में ही टूटता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्ट्रेट टूट जाएगा, हॉरिजॉन्टल टूटेगा, हमेशा एरो शेप में ही टूटेगा, बाण शेप में। तो बाण क्या करते हैं, हम बाण चलाते हैं कि तीर तीर चलाते हैं किसी को मारने के लिए। तो वैसे ये शरपुंख यंत्र है, शरपुंख मुखी, ठीक है। तो चालन कर्म करता है ये। इसको व्हाइट इज कॉल्ड एज शरपुंखा, क्योंकि बाण के समान दिखता है, बाण के समान इसका मुख होता है। कॉलेज में कहाँ पे पढ़ा है? कॉलेज कहाँ पे लगा है? अब ये तो कॉलेज द्रव्य में वाले को पूछना पड़ेगा कहाँ पे लगा है। पहले तो बोटनिकल गार्डन में होता था जब मैं था। अभी तो नहीं है सर ये। होगा होगा पक्का, पूछना किसी द्रव्य वालों को। शरपुंखा छोटा सा प्लांट होता है। नेक्स्ट वन इज द बडिशमुखी। बड़ा इजीली मिल जाता है ये शरपुंखा, बडिशमुख। नेक्स्ट इज द बडिशमुख, ठीक है। बडिशमुख दो होते हैं, ठीक है। क्या कर्म इनका, आहरण एक्सट्रैक्शन कर्म करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब मुझे ये बताओ, शुरू आप बताओ, यंत्र कर्म क्या क्या है, यंत्र के कर्म क्या क्या है। अष्ट प्रकार के ना, तत् यंत्र कर्म, सॉरी हाँ तत्र सर, शल्य। हाँ, कौन कौन से? लेखन, छेदन, भेदन, एशन, विहोन, आहारन, विस्रावन और एक रह गया। सीवन। सीवन। आचार्य चरक ने कौन कौन से बोले? आचार्य चरक में हाँ आचार्य चरक में 6 ही माने हैं। हाँ, कौन सा नहीं माना? उन्होंने एक तो एशियन भी माना और और आहरण एक नहीं और माना, था। आहरण नहीं माना, ठीक है। एशन और आहरण नहीं माना। तत्र शस्त्रकर्म अष्टविध, 8 प्रकार के शस्त्रकर्म पढ़े हमने। लेखन, एशन, आहारे, विश्रावन, सीवन, वेदन। आचार्य चरक ने एशन और आहरण नहीं बोला, ठीक है। क्यों नहीं बोला आचार्य चरक ने एशन और आहरण? जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे द्विवर्णीय चिकित्सा अध्याय, तो वहां पे आचार्य चरक ने कहा है कि एशन और आहरण ये क्या है, ये यंत्र के कर्म है, ये शस्त्र के कर्म नहीं है, इसलिए उनको 6 प्रकार के ही लगे शल्य के कर्म, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, एशन किसका कर्म है, गंडू पद्मुखी शलाका का, ये क्या है, ये यंत्र है। अब आहरण किसका कर्म है, बडिश मुखी शलाका का, ये क्या है, ये भी यंत्र है। आचार्य सुश्रुत ने जब शल्य कर्म बोले, उन्होंने 8 के अंतर्गत रखा। आचार्य चरक ने स्पेसिफिकली बोला कि ये शस्त्र के कर्म नहीं, ये यंत्र के कर्म है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इनको एज ए यंत्र प्रयोग भी किया है, एज ए शस्त्र प्रयोग भी किया है, देखेंगे हम आगे, देखो आगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मसूर दल मातरमुखी शलाका। मसूर दल मातरमुखी शलाका मतलब कि मसूर की दाल के समान जिसका मुख होता है आगे से, 2 प्रकार की है। कर्म क्या है इसका, स्रोतों शल्य निहरणम, किसी स्रोत में शल्य फंस जाए उसको निकालने के लिए, स्रोत में शल्य फंस जाए उसको निकालने के लिए। व्हाइट इज कोल्ड एज मसूर दल मातरमुखी शलाका, क्योंकि आगे से मसूर के दाल की जैसी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, छठ कपास, 6 प्रकार की रुई, छठ कारपास, कॉटन। क्या कर्म है इनका, प्रमार्जन, प्रमार्जन मतलब क्लींजिंग करना, ठीक है, ये सब प्रमार्जन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन इज द दरवी आकृति खलमुखी। दरवी किसको बोलते हैं, जो कड़छी होती है ना घर में यूज करते हैं हम, उसको दरवी बोलते हैं, जो आगे से कड़छी होती है। दरवी आकृति खलमुखी मतलब आगे से कड़छी की जाती है। किसके लिए प्रयोग करेंगे इसको, क्षार औषध परिधान, मतलब कि आगे इसके क्षार का लगा देंगे, ठीक है, और क्षार अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्षार अप्लाई करनी है, वहां पे अप्लाई कर देंगे,
दर्वी की सहायता से। दर्वी आकृति खलमुखी, क्षार औषध प्रणिधान, इट लुक लाइक कृषि के समान। अग्रभाग। फिर हमने पढ़ी थी 6 प्रकार की अग्निकर्म वाली शलाकाएं होती हैं, जिसमें से 3 जम्बू वदन थी, 3 अंकुश वदन थी। मतलब कि 3 ऐसी थी जो जामुन के समान दिखती हैं, अंकुश वदन मतलब जो आगे से मुड़ी हुई हो, 3 ऐसी हैं जो अंकुश वदन है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है अग्निकर्म वाली शलाकाएं कितनी है, वो 6 है। अगर स्पेसिफिक आता है जम्बू वदन शलाकाएं, वो 3, अंकुश वदन 3। कंप्लीट अग्निकर्म वाली 6, दोनों काम अग्निकर्म है। नेक्स्ट वन इज द कोल अस्थि दल मात्रमुखी। कोल किसको कहते हैं? बेर को। बेर की अस्थि के समान जिसका मुख है, एक ही है। नासा अर्बुद हरण, नासिका में अर्बुद हो जाए उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीक्ष्ण ओष्युक्त मतलब कि आंखें से बहुत तीखी होती है ये। नेक्स्ट वन इज द अंजन शलाका, जो एक ही है नेत्रों में अंजन लगाने के लिए। ठीक है। अंजन कर्म के लिए प्रयोग होती है। कैसी दिखती है ये? कलाय परिमंडल। कलाय परिमंडल होता है सेंटर से मोटी, साइड से पतली। पढ़ा था हमने डिटेल में अंजन शलाका के बारे में, कितने अंगुल लंबी होती है नेत्रों चिकित्सा में। अंजन शिलाका 1 अंगुल लंबी, अंजन लगाने के लिए कलाय परिमंडल। नेक्स्ट वन इज द मूत्र मार्ग विशोधिनी शिलाका। मूत्र मार्ग विशोधिनी एक होती है मूत्रगत मार्ग में क्लींजिंग करने के लिए, मूत्र मार्ग विशोधन करने के लिए। कैसी है ये? मालती पुष्प वृंताग्र। जो मालती का पुष्प होता है उसके नीचे जो डंठल होता है, जो उसकी स्टेम होती है, पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी, वैसी दिखती है ये मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडल। मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडल कौन सी वाली? मूत्र मार्ग विशोधनी शिलाका। ठीक है ना। इतना से है हमारे यंत्र। कोई इसमें डाउट? हाँ लिखो आगे, ये रह गया। ये भी लिख लो। गर्भ शंकु। गर्भ शंकु। गर्भ शंकु, ये भी शिलाकाएं हैं कुछ एक्स्ट्रा जो भाग में बताई। गर्भ शंकु शिलाका। न तो अग्रे मतलब आगे से टेढ़ी है, तीखी है। ठीक है। न तो मतलब टेढ़ा और तीखा। मूड गर्भ आहरण। मूड गर्भ अर्थात यदि मर गया है गर्भ, है ना, या फिर मूड गर्भ क्या होता है? जो नेचुरल पाथवे है गर्भ के बाहर आने का। ठीक है। उससे अलग पाथवे या फिर अलग पोजीशन में गर्भ बाहर आ रहा हो, ये तो किसके अंतर्गत आता है? मूड गर्भ के अंतर्गत। मूड गर्भ को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 8 अंगों की होती है ये। सर्पपर्णमुखी शिलाका अश्मरी आहरण के लिए, अश्मरी को निकालने के लिए सर्पपर्णमुखी शिलाका। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कर्ण शोधनी शिलाका। वो आते हैं ना, कान साफ करवा लो या फिर ये एयर क्लींजिंग करते हैं जो, जिससे, वो शिलाका का नाम है कर्ण विशोधनी शिलाका। कैसी होनी चाहिए ये? आपने देखा होगा, ईएनटी तो आपका 4th ईयर में सब्जेक्ट है, तो कभी उसको जॉब्सन प्रोब बोलते हैं, जिससे कान साफ करते हैं, जॉब्सन प्रोब बोला जाता है उसको। तो वो देखना डिपार्टमेंट में जाके, वो आगे से बिल्कुल पतली सी होती है। ठीक है। आजकल भी वही यूज करते हैं जो उस समय पे सुश्रुत ने बोला था। कैसी है? अश्वत्थ पत्र प्रांत श्रुभ आनन। अश्वत्थ किसको कहते हैं? पीपल को। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, है ना, पीछे से ब्रॉड होता है, आगे से बिल्कुल पतला सा होता है, बिल्कुल पतला। अश्वत्थ के पत्ते के जैसा, आगे से बिल्कुल पतली है। प्रांत। श्रुभ आननम। श्रुभ आनन, आनन कहते हैं मुख को, श्रुभ मतलब टर्न। ठीक है। अश्वत्थ के पत्ते के जैसा है किसका मुख? वो क्या है? हमारी कर्ण विशोधनी शिलाका। जो आचार्य वाग्भट ने सर्पमुख मुख शिलाका का वर्णन किया, ठीक है, उसके लिए क्या बोला? दंत पातन यंत्र।
दांत को निकालने के लिए इसका प्रयोग करना है। 4 अंगुल लंबी है। फिर पायु यंत्र 2 बताए, एक 10 अंगुल लंबा, एक 12 अंगुल लंबा। पायु यंत्र, पायु कहते हैं गुदा को, ठीक है। पायु यंत्र 2, 10 अंगुल लंबा एक, 12 अंगुल लंबा एक। लास्ट में लिखो ग्राण यंत्र, कर्ण यंत्र। ग्राण यंत्र, कर्ण यंत्र। ग्राण यंत्र 6 अंगुल लंबा या 7 अंगुल लंबा। कर्ण यंत्र 8 अंगुल लंबा या 9 अंगुल लंबा। कर्ण यंत्र 8 अंगुल लंबा या 9 अंगुल लंबा। कल अष्टांग हृदय लेकर आना, सूत्र शांत होगा ही आपके पास, है ना। तो ये करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पहले तो सुश्रुत वाली याद करना अच्छे से, ठीक है। बाकी ये याद करना बड़ा, ये इतना सा यंत्र है जितना बुक में लिखा सारा, ये 2 पेजेस में आ गया हमारा।